हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है ईवीएस का पार्ट 9 और पार्ट 8 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है हैदराबाद के निजामों द्वारा, बी है मुगलों द्वारा, सी है कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा, डी है दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। अगर बात किया जाए कि गोलकुंडा किले का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, तो उसका सर्वप्रथम निर्माण जो किया गया था वो काकतीय वंश के द्वारा किया गया था। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश के द्वारा किया गया था सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ, और उसके बाद कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा किया गया था, और ये 1507 में इनके द्वारा कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? श्वेत का मतलब सफ़ेद भी होता है। ऑप्शन ए है चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, बी है चूहा, सांप, कुत्ता, सी है बिल्ली, गाय, उल्लू, डी है चमगादड़, सांप, शेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा। तो चमगादड़, उल्लू और काटा चूहा ऐसे जानवर होते हैं जो रात में सक्रिय होते हैं और वो सारे वस्तुओं को सफ़ेद और काला के रूप में देखते हैं। और जो जंतु रात में सक्रिय होते हैं, चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, ऐसे जंतुओं को कहते हैं निशाचर। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए है घास, बी है कुत्ता, सी है कुकुरमुत्ता, डी है अमर बेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकुरमुत्ता, जिसे मशरूम भी कहा जाता है। और मशरूम जो है वो खाया भी जाता है, आप लोग उसका सब्जी भी बनाते हैं। तो ये जो मशरूम या फिर कुकुरमुत्ता होता है, ये मृत एवं सड़े गले पदार्थों के पोषण से ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे जीव जो होते हैं वो कुकुरमुत्ता की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ऑप्शन सी, कुकुरमुत्ता सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए है अमरबेल पौधा, बी है लाइकेन, सी है पिचर पौधा, डी है कैक्टस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिचर पौधा। तो कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आहार, अपने भोजन के लिए कीड़ों को ही खा जाते हैं, और ऐसे पौधे जो होते हैं ना, वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। ये जो पौधे होते हैं वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। और पाँचवा प्रश्न है, पाठ हूँ तू तू में कैरा मलेश्वरी हैं। तो हूँ तू तू जो है ये एक पाठ का नाम है और इसमें कैरा मलेश्वरी की बात कही गई है। ऑप्शन ए है एक मुक्केबाज हैं, एक जिम्नास्ट हैं, एक भरतोलक हैं, एक निशानेबाज हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक भरतोलक। तो जो कैरा मलेश्वरी हैं वो एक भरतोलक हैं और इन्हें 2000 में कांस्य पदक मिला था ओलंपिक में, और ये कांस्य पदक जीतने वाली ओलंपिक में पहली भारतीय महिला बनी थी कैरा मलेश्वरी। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। छठवां प्रश्न है, उष्मा द्वीप क्या है? ऑप्शन ए है द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, बी है वह द्वीप जिस पर कोई व्यवसाय गतिविधियां होती हैं, सी है वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गर्म है, डी है वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च द्वीप क्या है? तो उच्च द्वीप वह है जो शहरी और महानगरीय क्षेत्र में अपने आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों में अधिक गर्म है, इसलिए उष्माद्वीप का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। ऑप्शन ए है हिंद महासागर की सुनामी 2004, बी है गुजरात का भूकंप 2001, सी है कश्मीर की बाढ़ 2014, डी है केदारनाथ का भूस्खलन 2013। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर की सुनामी 2004। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई सुनामी या कोई आपदा आने वाली है तो पशुओं को पता चल जाता है और वो क्या करते हैं, अनियमित व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसे ही हुआ था हिंद महासागर के सुनामी 2004 के टाइम। वहाँ पे जब पशुएं अनियमित व्यवहार करने लगे तो आदिवासियों को पता चल गया था कि कुछ तो आने वाला है। तो उस टाइम आदिवासियों के द्वारा ही पता चल पाया था कि हिंद महासागर में सुनामी आने वाली है, और ये 2004 की बात है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? ए है धान, बी है सोयाबीन, सी है मक्का, डी है गेहूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है खरीफ फसल नहीं है। अगर खरीफ फसल की बात करें, ये किस में आते हैं, तो धान, सोयाबीन, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं।
अगर बात करें गेहूं की तो गेहूं आता है रबी फसल के अंतर्गत, और रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है गेहूं, गाजर, चना, मटर, मूली, ये सब रबी के अंतर्गत आता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए फिर से एक प्रश्न आ गया है। 9वां प्रश्न है, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न यही है कि खरीफ फसल को ही मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है धान, मक्का, बाजरा, बी है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, सी है गेहूँ, मटर, सरसों, कपास, डी है चना, धान, कपास, सरसों। यहाँ पे चना हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धान, मक्का, बाजरा। धान, मक्का, बाजरा जो है वो है खरीफ फसल, और खरीफ फसल को ही कहा जाता है मानसून फसल। ये फसलें मानसून के ही टाइम पे उगाई जाती है, धान, मक्का, बाजरा। और सरसों, अगर गेहूँ, चना, मटर, सरसों की बात करें तो ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पशुओं के सोने का सही समय है? ए है बिल्ली 10 घंटे, बी अजगर 12 घंटे, सी गाय 4 घंटे, डी जिराफ 6 घंटे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय का जो सोने का समय है वो 4 घंटे है, और यही सही समय है। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली जो है वो 12 से 16 घंटे तक सोती है। और अगर बात करें अजगर की तो ये सोता है 18 घंटे, और जिराफ की बात करें तो जिराफ सोता है 1.9 घंटे तक सोता है। 11वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ए है राजस्थान में, बी है असम में, सी है गुजरात में, डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। असम में वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसीलिए वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। 12वां प्रश्न है, कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना बोरा एक सामान्य किस्म है? तो कक्षा 4 में एक पाठ है, उसमें है भोजन साथ करना। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे बोरा की बात की गई है, तो बोरा एक सामान्य किस्म है, किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है गेहूं की, बी है सब्जी की, सी है फल की, डी है धान की। तो बोरा जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धान की एक किस्म है। जैसे धान का क्या होता है ना कि अलग अलग किस्में आती हैं, तो इसलिए बोरा जो है वो भी एक धान की किस्म है। यहाँ पर पाठ जो है भोजन साथ करना में बात की गई है। और धान की बात करें तो ये खरीफ फसल है, इसके पहले भी मैं आपको भी बताई हूँ। 13वां प्रश्न है, नौसेना के जहाज़ों में लीडर द्वारा पूरी परेड में दी जाने वाली निर्देशों की संख्या है? ए है 36, बी है 24, सी है 16, डी है 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 36। तो नौसेना के जहाज़ों में जो लीडर होते हैं वो पूरी परेड में निर्देश देते हैं, और यही प्रश्न है कि उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या जो है वो 36 होती है। अगर बात करें नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 22 मार्च, सी है 22 अप्रैल, डी है 22 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वर्षा वन दिवस। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं? ए है हाइड्रोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, यहाँ पर भी हाइड्रोमीटर हो गया है, सी है रेन गेज, बी है बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेन गेज। तो रेन गेज जो है वो वर्षा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर वायु के सापेक्ष आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। 16वां प्रश्न है, पाठ रक्षा अधिकारी वहीदा में भारतीय नौसेना चिकित्सक वहीदा संबंधित हैं? ऑप्शन ए है लद्दाख से, बी है हैदराबाद से, सी है जम्मू कश्मीर से, डी है हिमाचल प्रदेश से। तो वहीदा जो है वो संबंधित हैं जम्मू कश्मीर से। और वहीदा जो है ये MBBS की पढ़ाई की हुई थी, और EBS में पाठ दिया हुआ है रक्षा अधिकारी वहीदा, और इन्हीं के बारे में बात की गई है। अब ये भारतीय नौसेना में चिकित्सक हैं। 17वां प्रश्न है, योगात्मक आकलन है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर है, बी है शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए, सी है विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है, डी है विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने में तथा उन्हें करने के लिए होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। योगात्मक आकलन जो होता है वो विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है, और योगात्मक आकलन वार्षिक के अंत में किया जाता है, और योगात्मक आकलन उच्च क्लासों में कराई जाती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। 18वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में है, इसका अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण क्षेत्रों का एकीकरण। बी है क्रियाकलापों तथा सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण। सी है विज्ञान के प्रत्यय का भाषा के साथ। डी है सामाजिक प्रत्यय को गणित के साथ संयोजन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो अर्थ है, इसका अर्थ यही है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण क्षेत्रों का एकीकरण करना। 19वां प्रश्न है, भारत में बाघों की जनसंख्या ए है पिछले दशक में घट गई है, बी है पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, सी है लुप्त होने के कगार पर घट गई है, डी है अस्थायी किंतु अभी भी घट रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाघों की जो संख्या है भारत में, वो पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, क्योंकि अलग अलग देशों से बाघ लाए भी जा रहे हैं, ये आप न्यूज़ में देखते भी होंगे। 20वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा तथा प्रत्यय को याद करने पर। तो जहाँ पर परिभाषा या फिर याद करने की बात की जाए, वहाँ वो वर्ड निगेटिव होते हैं, इसलिए गलत होगा। बी है पर्यावरण अध्ययन के आकलन परीक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए जैसे वर्ड आए तो ये भी निगेटिव ही वर्ड होते हैं। सी है छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि वो प्राथमिक स्तर पर हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए आप तैयार करें, तो ये भी गलत है। डी है विद्यार्थियों के अवलोकन एवं सृजनात्मक कौशल के विकास करने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थियों के अवलोकन और सृजनात्मक कौशल के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।